रंगों में घुली खामोशी। नानी की मौत को 1 महीना बीत चुका था और आज वो पहली बार अपनी पैतृक जमीन पर लौटा था। हवा में कुछ ऐसा था जो सिर्फ धूल नहीं बल्कि पुरानी यादों और अनकहे किस्सों की गंध लिए हुए था। हवेली के टूटे दरवाजे से गुजरते ही एक अजीब सी ठंडक ने उसे घेर लिया, जैसे समय ने यहां अपना रास्ता बदलना छोड़ दिया हो। दीवारों पर जमी काई और उखड़ते प्लास्टर अतीत की बेजुबान गवाही दे रहे थे। रखवाला रमेश, एक बूढ़ा आदमी जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा इस हवेली की सेवा में गुजारा था, एक कोने से निकलकर सामने आया। उसकी आंखों में वही पुरानी वफादारी थी जिसमें थोड़ी उदासी भी घुल गई थी। बाबूजी आ गए, रमेश ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में बरसों की धूल जम गई थी। नानी जी की सबसे पसंदीदा कुर्सी पर धूल जमी है, साफ कर देता हूं। आर्यन ने रमेश को देखा, जिसकी आंखों में एक पूरी सदी का इतिहास छिपा था। रमेश काका, सब कैसा है? नानी जी की चीजें। उसकी आवाज अटक गई। सब वही है बाबूजी, जहां वो छोड़ कर गई थीं, रमेश ने कहा। बस अब वो खुद नहीं है। एक गहरी सांस लेकर वो नानी की पसंदीदा स्टडी रूम की तरफ इशारा किया। आर्यन ने स्टडी रूम की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे पर हल्का सा धक्का देने पर वो चरमराता हुआ खुला। कमरे की हवा इतनी ठंडी हुई थी कि लगा अगर उसने जोर से सांस ली तो वो टूट जाएगी। किताबों से भरी अलमारियां, पुरानी स्याही की महक और नानी की मेज पर रखा अधूरा हस्तलेख, सब कुछ जस का तस था, जैसे वो अभी अभी उठकर गई हों। आर्यन ने मेज पर पड़ी उस डायरी को उठाया, जिसका कवर भूरे चमड़े का था और जिस पर चांदी के काम से एक कमल का फूल बना था। यह डायरी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। पहला पन्ना खोला। नानी की साफ सुथरी लिखावट नहीं थी, बल्कि एक अलग कलात्मक हस्तलिपि थी। तारीखें बहुत पुरानी थीं और एंट्रीज कविताओं जैसी थीं। कुछ धुंधले स्केच भी थे। रंगों में घुली खामोशी अक्सर बहुत कुछ कह जाती है, पहली पंक्ति थी। आर्यन को लगा जैसे किसी ने सदियों पुरानी खामोशी को तोड़कर उसे आवाज दी हो। अंदर एक और छोटा लिफाफा था, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में नानी थीं, बहुत जवान और हंसमुख। उनके बगल में एक औरत थी जिसे आर्यन नहीं पहचानता था। उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। काव्या। डायरी में एक जगह ये नाम लिखा था और उसी नाम के नीचे एक स्केच था उस औरत का जो तस्वीर में नानी के साथ थी। आर्यन के दिमाग में सवाल कौंधने लगे। ये काव्या कौन थी? नानी ने इस डायरी और इन तस्वीरों को इतने गुप्त तरीके से क्यों रखा था? क्या ये हवेली सिर्फ धूल नहीं बल्कि राजों का एक मकबरा थी? अगले कुछ दिनों तक आर्यन डायरी और उन तस्वीरों में खोया रहा। रमेश काका से उसने कई बार काव्या के बारे में पूछा, लेकिन रमेश हमेशा टाल जाते या अस्पष्ट जवाब देते। कुछ बातें सिर्फ दीवारों के लिए होती हैं बाबूजी, रमेश ने एक शाम कहा, जब वो आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे। सूरज ढल रहा था और हवेली पर एक सुनहरी उदासी छा रही थी। कौन सी बातें काका? आर्यन ने जोर दिया। नानी ने अपनी पूरी जिंदगी यहां गुजारी, उनका कोई तो राज होगा जो मेरे लिए इतना जरूरी है। रमेश ने अपनी नजरें उठाईं और आर्यन को देखा। नानी जी बहुत हिम्मत वाली थीं। उनके अंदर एक तूफान छिपा था बाबूजी, वो तूफान जो इस समाज ने उन्हें कभी बाहर नहीं निकालने दिया। काका की बातों में एक अजीब सी गहराई थी। आर्यन को लगा जैसे वो नानी की एक ऐसी परत को छू रहा था जिसे उसने कभी जाना ही नहीं था। रातें लंबी होती जा रही थीं। आर्यन को नींद नहीं आती थी। वो हवेली के हर कोने में भटकता, उस काव्या की परछाई ढूंढता जिसे नानी ने इतने सालों तक छिपाए रखा था। एक रात जब चांदनी हवेली के टूटे छज्जे से अंदर आ रही थी, आर्यन ने डायरी के आखिरी पन्ने पलटे। एक छोटी सूखी गुलाब की पंखुड़ी रखी थी और उसके नीचे कुछ शब्द लिखे थे, रंगों को आजादी दो, आत्मा को नहीं। अगले दिन आर्यन ने रमेश से फिर बात की। काका, नानी ने कभी पेंटिंग की थी? रमेश एक पल के लिए रुक गया। उसके हाथों में पकड़ी झाड़ू स्थिर हो गई। उसने धीरे से आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अनकही कहानी तैर गई। बाबूजी, नानी जी के बारे में बहुत सी बातें थीं जो उन्होंने किसी को नहीं बताईं। रमेश ने आर्यन को एक पुरानी धूल से ढकी अलमारी के पास ले गया जो नानी के कमरे के कोने में रखी थी। इसके पीछे कुछ है बाबूजी। आर्यन और रमेश ने मिलकर उस भारी अलमारी को सरकाया। उसके पीछे एक छोटी सी जगह थी जो अब तक दीवार का हिस्सा लग रही थी। वहां एक छिपा हुआ दरवाजा था। दरवाजा लकड़ी का था, लेकिन उस पर सदियों की धूल नहीं थी, जैसे उसे हाल ही में खोला गया हो। आर्यन ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर एक छोटा अंधेरा कमरा था जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची थी। कमरे के बीच में एक ईजल रखा था जिस पर एक बड़ी अधूरी पेंटिंग थी। पेंटिंग में वही हवेली थी, लेकिन एक अलग रोशनी में, और पेंटिंग के केंद्र में वही औरत थी, काव्या। उसकी आंखें जीवन से भरी थीं, लेकिन चेहरे पर एक गहरी उदासी थी, जैसे वो एक खामोश चीख को दबाए हुए हो। पेंटिंग के नीचे एक और डायरी रखी थी। यह वाली नानी की हस्तलिपि में थी। आर्यन ने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। मेरी काव्या, मेरी कला, मेरा अक्स, नानी ने लिखा था। समाज ने मुझे एक नाम दिया, आपकी नानी, पर मेरे भीतर की कला ने मुझे दूसरा नाम दिया, काव्या।
नानी ने लिखा था कि कैसे उस दौर में एक औरत का कलाकार होना आसान नहीं था, कैसे उसे अपने सपनों को अपने परिवार की इज्जत के लिए दफनाना पड़ा था। काव्या उसका गुप्त जीवन था, उसका कैनवास उसकी आवाज थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ कुछ ही पेंटिंग बनाई थीं, और हर पेंटिंग में उसकी आत्मा का एक टुकड़ा छिपा था। इस अधूरी पेंटिंग में नानी ने अपने आखिरी पलों को उकेरा था, अपनी मुक्ति की इच्छा, अपने अधूरे सपनों की पुकार। आर्यन ने महसूस किया कि ये हवेली सिर्फ ईंटों और गारे से बनी नहीं थी, ये नानी की सांसों से, उनके सपनों से, उनकी खामोशी से बनी थी। और काव्या वो रंग थी जो उनकी खामोशी में घुले हुए थे। उसने पेंटिंग को छुआ, उसके हर स्ट्रोक में नानी की दबी हुई आटे महसूस की। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं थी, ये उनकी अधूरी दास्तान थी, जो अब उसके सामने जाहिर हुई थी। रमेश काका ने दरवाजे से आर्यन को देखा। उनकी आंखों में उदासी के साथ साथ एक राहत भी थी, जैसे कोई पुराना बोझ उतर गया हो। अब बाबूजी को सब पता चल गया, रमेश ने फुसफुसाया। नानी जी की आत्मा को अब शांति मिलेगी। आर्यन ने उस अधूरी पेंटिंग को लेकर नानी की मेज पर रखा। उसने तय किया कि वह इस पेंटिंग को पूरा करेगा, नानी के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। शायद यही नानी का आखिरी संदेश था कि आवाज़ों को दबने नहीं देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों न हो। हवेली अब उतनी खामोश नहीं लग रही थी। हर कोने से नानी की कहानी, काव्या के रंग और उनकी हिम्मत की खुशबू आ रही थी। आर्यन अब अकेला नहीं था, वो नानी की विरासत का हिस्सा बन गया था, उनकी खामोश आवाज़ का सहारा। रंगों में घुली वो खामोशी अब एक ऐसी कहानी बन गई थी जो आर्यन की आत्मा में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। एक औरत की कहानी जिसने समाज की बेड़ियों में बंद कर भी अपने रंगों को कभी मरने नहीं दिया। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।